मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धारा 14 के बारे में। धारा 14 क्या प्रावधान करती है? धारा 14 प्रावधान करती है कि विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित न की जाएगी। नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज। यानी इसमें धारा 14 में कहा गया है कि जब भी विवाह होता है तो उस विवाह के अगर उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तब भी विवाह के विच्छेद के लिए जो डिग्री है कम से कम 1 साल का उसमें लिमिटेशन पीरियड है। 1 साल के पहले आप न्यायालय में जाकर अपने विवाह को विच्छेद कराने के लिए आवेदन नहीं कर सकते। कम से कम आपको 1 साल साथ रहना पड़ेगा, एक दूसरे को समझने के लिए और एक दूसरे को जानने के लिए। और 1 वर्ष नहीं हुआ है तो आप न्यायालय में अपने विवाह विच्छेद की डिग्री दाखिल नहीं कर सकते। ये इन्होंने कंडीशन लगा दी है। तो धारा 14 बात करती है, धारा 14 की उपधारा 1 बात करती है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन की कोई अर्जी ग्रहण करने के लिए तब तक सक्षम न होगा। यानी सक्षम कब होगा न्यायालय? जब तक कि विवाह की तारीख से उस अर्जी के पेश किए जाने की तारीख तक 1 वर्ष बीत न चुका हो। यानी कम से भी कम जो विवाह के बाद में है 1 वर्ष का बीतना जरूरी है। 1 वर्ष बीतने के बाद में ही कोई जो पुरुष या महिला है, पति या पत्नी है, दोनों में से कोई भी है, वो विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकती है। और 1 वर्ष नहीं बीता है तो वो न्यायालय में सामान्यतया आवेदन नहीं कर सकती अपने विवाह को विच्छेद करवाने के लिए। परंतु न्यायालय उन नियमों के अनुसार किए गए आवेदन पर जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं। यानी उच्च न्यायालय के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार जो बनाए जाएंगे, किसी अर्जी का विवाह की तारीख से 1 वर्ष बीतने से पूर्व भी इस आधार पर स्थापित किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा। यानी 1 साल से पहले भी जो अर्जी है उसको जो है उपस्थापित किया जाना या उस पिटीशन को फाइल किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा। यानी 1 वर्ष के पहले भी जो न्यायालय है वो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए गए जो नियमों के अनुसार 1 वर्ष से पहले भी इस प्रकार की अर्जी को अनुज्ञात कर सकेगा। कब वो कंडीशन क्या है? जब 1 वर्ष से पहले ही अर्जी को अनुज्ञात कर सकेगा न्यायालय, उपस्थापित किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा। वो कौन सी कंडीशन है? कि मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का है, एक्सेप्शनल हार्डशिप। यानी जो दूसरा पक्षकार है, जो पिटिशनर है, अर्जीदार है, वो उसको इस विवाह से एक्सेप्शनल यानी असाधारण कष्ट का अनुभव हो रहा है, असाधारण कष्ट उसको मिल रहा है, या प्रकृति की असाधारण दुराचारिता से, और द पिटिशनर ऑफ एक्सेप्शनल ग्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट। प्रकृति की असाधारण दुराचारिता है, जो रेस्पोंडेंट है वो अत्यंत दुराचारिता कर रहा है, और जो है जो अर्जीदार के ऊपर असाधारण कष्ट अर्जीदार को हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन के ऊपर 1 वर्ष के समय से पूर्व भी न्यायालय जो होता है वो ऐसी जो पिटीशन है उसको अनुज्ञात कर सकेगा। किंतु यदि अर्जी की सुनवाई के समय न्यायालय को यह प्रतीत हो कि अर्जीदार ने अर्जी को उपस्थापित करने की इजाज़त किसी दुर्योपदेशन या मामले की प्रकृति के प्रच्छादन द्वारा अभिप्राप्त की थी, तो वह डिक्री देने की दशा में इस शर्त के अत्याधीन डिक्री दे सकेगा कि डिक्री तब तक संप्रभाव न होगी जब तक कि विवाह की तारीख से 1 वर्ष का अवसान न हो जाए। यानी जब हिंदू विवाह विच्छेद के लिए जो आवेदन किया जाएगा वो विवाह के 1 वर्ष से पूर्व नहीं किया जा सकता, 1 वर्ष के बाद किया जाएगा। 1 वर्ष से पहले तब न्यायालय आवेदन को स्वीकार कर सकता है जब मामला अर्जीदार के लिए, पिटिशनर जो अर्जीदार है उसके लिए असाधारण कष्ट या रेस्पोंडेंट की जो असाधारण दुराचारी से युक्त है। अगर मान लो कि मामले की सुनवाई के दौरान इस प्रकार की पता लगता है कि साहब मामला 1 वर्ष से पहले न्यायालय ने अनुज्ञात कर लिया, सुन रहा है, 1 वर्ष से पूर्व एप्लीकेशन को एंटरटेन कर रहा है, और इस प्रकार से अर्जीदार ने जो अपने मामले को उपस्थापित करने की इजाज़त किसी दुर्योपदेशन के तहत ली है और मामले की प्रकृति में जो है प्रच्छादन द्वारा अभिप्राप्त की है, तो वो जो डिक्री जारी करेंगे उसमें बोल देंगे कि साहब ये डिक्री है, जब तक कि 1 वर्ष न हो जाए इस विवाह को
विवाह की तारीख से, तब तक इस डिक्री का जो है इस डिक्री का जो है वो ये डिक्री प्रभावी नहीं होगी। और चाहे तो उसका जो अधिकार है कि 1 वर्ष के बाद में वो डिक्री मतलब डिक्री के लिए आवेदन करे, कौन, पिटिशनर, तो उसको बनाए रखते हुए वर्तमान डिक्री को खारिज कर सकता है कि आप जब भी आपको 1 वर्ष का समय होगा आप दोबारा पुनः आवेदन करें। उन्हीं या सानतः उन्हीं तथ्यों पर की जाए, ऐसे खारिज की जाए अर्जी के समर्थन में अभिकथित किए जाए। तो इस प्रकार से मिनिमम पीरियड 1 वर्ष है। 1 वर्ष से पहले भी कुछ कंडीशंस के तहत जो एप्लीकेशन है डाइवोर्स की उसको एंटरटेन किया जा सकता है। और बीच में पता लगे कि ये जो है इसको गलत तथ्यों के आधार पर जो 1 वर्ष से पूर्व इस प्रकार के गलत तथ्य न्यायालय में पेश किए, जिससे कि न्यायालय ने 1 वर्ष के पूर्व ही इसे डाइवोर्स के एप्लीकेशन को एंटरटेन किया, तब वहाँ न्यायालय या तो उस एप्लीकेशन को खारिज कर सकता है या बोल सकता है कि साहब ये जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन पे जो डिक्री जारी की जा रही है तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि 1 वर्ष ना बीत गया हो उनके विवाह को। उसी प्रकार से विवाह की तारीख से 1 वर्ष के अवसान से पूर्व विवाह विच्छेद की अर्जी उपस्थापित करने की इजाज़त के लिए इस धारा के अधीन किए गए किसी आवेदन का निपटारा करने में न्यायालय उस विवाह से उत्पन्न किसी आपत्ति के हितों पर, यानी जब वो 1 वर्ष से पूर्व परमिशन दे रहा है अर्जीदार को कि उसकी एप्लीकेशन को इंटरटेन कर रहा है स्पेसिफिक ग्राउंड्स के ऊपर, तो वहाँ पर न्यायालय जो 1 वर्ष से पूर्व की जो परमिशन दे रहा है उस विवाह विच्छेद की जो एप्लीकेशन है उसको एंटरटेन करने के लिए, तो वहाँ पर न्यायालय ये देखेगा कि जो उनका जो विवाह है उससे उत्पन्न जो अपत्य है, ठीक है, उस अपत्य के ऊपर किसी प्रकार के कोई एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं है, यानी अपत्य के हितों पर जो उनका कोई बच्चा है उसके हितों पर किस प्रकार का प्रभाव हो रहा है, उसके हित संरक्षित रहेंगे, उनके ऊपर वो उनके तथ्यों पर ध्यान देगा और पक्षकारों के बीच उक्त 1 वर्ष के पूर्व अवसान से पूर्व मेल मिलाप की कोई युक्तियुक्त संभावना है या नहीं। यानी अगर न्यायालय जो 1 वर्ष से पहले परमिशन दे रहा है कि साहब आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाता है, तो उस समय जो बच्चे हैं उनके जो हित को देखेगा और इस बात को भी देखेगा कि क्या दोनों पक्षकारों के बीच में मिलने या सुलह की संभावना है या नहीं, तभी वो 1 वर्ष से पूर्व जो डाइवोर्स की एप्लीकेशन है उसको एंटरटेन करेगा या सुनेगा 1 वर्ष होने से पूर्व ही। और इसी प्रकार से अब हम धारा 15 की बात करते हैं। धारा 15 बात करती है कि कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे, यानी ऐसे जो पति पत्नी है जिनके बीच में विवाह विच्छेद हो चुका है तो वो पुनः दोबारा कब विवाह कर सकेंगे। धारा 15 बात करती है जबकि विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो, तो या तो डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही न हो, या तो भाई डिक्री पारित कर दी है विवाह विच्छेद की, तो पहली कंडीशन तो ये है कि उस डिक्री के विरुद्ध कोई अपील का अधिकार नहीं हो रेस्पोंडेंट को, ठीक है। इस कंडीशन में वो पुनः विवाह कर सकता है। या यदि अपील का ऐसा अधिकार हो, यानी या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि साहब अपील का ऐसा अधिकार तो है लेकिन अपील करने का जो समय है वो समाप्त हो गया है, उस अपील करने के समय का अवसान हो गया है। अगर समय समाप्त हो जाता है तब भी सामने वाली पार्टी का जो है अपील करने का अधिकार नहीं रहता। यानी अब पहली वाली कंडीशन या तो अपील का अधिकार हो ही नहीं उस जो विवाह विच्छेद की डिक्री है उसके अगेंस्ट में, और अधिकार भी हो सामने वाली पार्टी को कि सामने वाली पार्टी अपील करे, दूसरा पक्षकार अपील करे तो उसको अपील का अधिकार था लेकिन वो अपील का जो समय है समाप्त हो गया है, तब भी जो है ऐसे विवाह जो विच्छेद से प्राप्त डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति पुनः विवाह कर सकते हैं। या अपील की गई हो लेकिन तो खारिज कर दी गई हो, तब इन तीनों कंडीशंस में जो ये कंडीशंस हैं इन कंडीशंस में से कोई सी भी कंडीशंस हो तो विवाह के पक्षकार पुनः विवाह करना विधिपूर्ण होगा। किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करना जो होगा वो क्या होगा, विधिपूर्ण होगा। अन्यथा जब तक व्यक्ति की अपील लंबित है, जब तक कि विवाह विच्छेद का जो डिक्री है वो पारित नहीं कर दी गई है, जब तक कि अपील करने का समय बचा हुआ है, या जब तक भी
अपील खारिज नहीं हुई है तब तक जो विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति विवाह नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो कब विवाह कर पाएंगे? 3 कंडीशन है, या तो अपील का अधिकार नहीं हो दूसरे पक्षकार को, या अपील का अधिकार था और समय समाप्त हो चुका है, तीसरा या अपील खारिज कर दी गई है। इन तीनों अगर इस तरह की कंडीशन है तो इस प्रकार के पक्षकार जो है वो पुनर्विवाह कर सकेंगे और इस प्रकार से उनके द्वारा जो पुनर्विवाह किया जाएगा वो विधि पूर्ण होगा। यानी जब जो विवाह विच्छेद का जो निर्णय है वो अंतिम हो जाता है, तब अंतिम होने की स्थिति में, यानी उसके बाद उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती, ना अपील की रहती है, ना किसी और की कोई गुंजाइश रहती है। तो जब विवाह विच्छेद का निर्णय, साधारण शब्दों में बात करूं तो विवाह विच्छेद का निर्णय जो है वो अंतिम हो जाने पर उसके जो पक्षकार है वो पुनर्विवाह कर सकेंगे और पुनर्विवाह जो होगा वो विधिपूर्ण होगा। अब जो धारा 16 बात करती है वो बात करती है कि शून्य और शून्य करणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मस्थता, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेज। यहाँ पर साधारण जो शब्दों में मैं बात कहूँ तो शून्य और शून्य करणीय विवाहों के जो प्राप्त, उनसे जो उत्पन्न होने वाले बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं, लेजिटिमेट होते हैं, यानी कि वो वैध होते हैं। शून्य और शून्य करणीय विवाहों के अपत्यों की जो धर्मस्थता होती है वो लीगल होती है, लेजिटिमेट होती है। यही धारा 16 का सार है, यानी वो धर्मज होते हैं, लेजिटिमेट होते हैं, चाहे वो शून्य विवाह से उत्पन्न हो या शून्य करणीय विवाह से उत्पन्न जो संतान होती है वो लेजिटिमेट होती है, धर्मज होती है। अब जो धारा 17 बात करती है वो बात करती है द्विविवाह के लिए दंड, पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी, यानी एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज वॉइड if at the date of such marriage either party had a husband or wife living and the provisions of section 494 and 495 of the Indian Penal Code 1860 1960 1860 shall apply accordingly। यदि द्विविवाह के लिए दंड, यदि अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित किसी विवाह की तारीख पर ऐसे विवाह के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 और 495 के उपबंध जो बाइगेमी के जो ऑफेंस ऑफ जो पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी के जो वो सेक्शंस हैं वो वहाँ पर लागू होंगे। यानी कि यह अधिनियम जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हो चुका है और इसके बाद में एक हिंदू जो उसके पहले से कोई पति या पत्नी जीवित है, अगर वो दोबारा विवाह करता है तो इस प्रकार का जो विवाह है वो धारा 17 में शून्य बताया गया है और ऐसे विवाह पर जो पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी है वो लागू होगा। और पनिशमेंट कहाँ दिया गया है? भारतीय दंड संहिता की धारा जो 494 और 495 के उपबंध उसके ऊपर लागू होंगे और उसी के अनुसार उसको पनिश किया जाएगा। तो द्विविवाह के लिए दंड जो है वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 495 में दिया गया है। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं धारा 18 के बारे में। धारा जो 18 है वो बात करती है हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। यानी हिंदू विवाह की जो शर्तें थी, एक वैध विवाह की जो शर्तें थी, अगर जो कि हमने धारा 5 में पढ़ी थी, अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए क्या दंड के प्रावधान हैं वो धारा 18 में बताए गए हैं। हर व्यक्ति जो अपना कोई ऐसा विवाह उपाप्त करेगा, every person who procures a marriage of himself or herself to be solemnized under this act in contravention of the condition specified in clauses 3rd, 4th and 5th of section 5 shall be punishable। हर व्यक्ति जो अपना कोई ऐसा विवाह उपाप्त करेगा जो धारा 5 के खंड 3, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन में इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित किया गया हो। यानी कोई भी व्यक्ति जो धारा 5 के जो खंड 3, 4, 5 हैं उनका उल्लंघन करके किसी भी प्रकार का कोई विवाह करेगा उसको क्या दंड मिलेगा, वो खंड क में बताया गया है कि धारा 5 के खंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में सश्रम कारावास से, यानी 5 में क्या बताया गया है, 5 के जो धारा 3 है, अब धारा 3 के अंदर कहा गया था कि विवाह के समय वर ने
21 वर्ष की आयु और वधु ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई है। धारा 5 का जो खंड 3 था, खंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्त, यानी जो लड़का है वो 21 वर्ष का होना चाहिए और लड़की 18 वर्ष का होना चाहिए। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया गया और इससे पहले उनकी शादी कर दी गई तो उल्लंघन की दशा में सश्रम कारावास से, यानी सश्रम कारावास मिलेगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से। यानी जब लड़की की उम्र 18 साल नहीं हो और लड़के की उम्र 21 साल नहीं हो, इस शर्त का पालन नहीं किया जाए तो वहाँ पर सश्रम कारावास मिलेगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। इस प्रकार का दंड मिलेगा। In the case of contravention of the condition specified in clause 3rd of the section 5 with rigorous imprisonment which may extend to 2 years और with fine which may extend to 1 लाख रुपीज़ और with both, दोनों, या तो 2 लाख रुपए 2 वर्ष तक की सज़ा या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों, यदि धारा 5 के खंड 3 का वाली शर्त का उल्लंघन करके विवाह किया जाता है तो। उसी प्रकार से खंड जो धारा 18 का जो खंड ख है वो बात करता है कि धारा 5 के खंड 4 व 5, धारा 5 के जो खंड 4 व 5 हैं वो बात करते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की और सपिंड नातेदारी की। यानी जो खंड 4 है वो तो बात करता है अगर शादी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में की जाती है, और खंड 5 है वो बात करता है सपिंडा नातेदारी। तो जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो धारा 5 के खंड 4 में बताई गई है और धारा 5 के खंड 5 के अंदर जो बताई गई है वो सपिंडा रिलेशनशिप बताई गई है। अगर उनके उल्लंघन करके अगर कोई शादी की जाती है तो उसके बारे में जो दंड का प्रावधान है वो धारा 18 के जो खंड ख है उसमें बताया गया है। क्या बात करती है खंड ख? धारा 5 के खंड 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में सादे कारावास है, यानी यहाँ पर जो कारावास होगा वो सादा होगा अगर सपिंडा जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और सपिंडा नातेदारी की जो शर्त है उसका उल्लंघन करके कोई विवाह किया जाता है तो उसकी सज़ा बताई गई है सादे कारावास है, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी। 1 मास तक की अवधि हो सकेगी उसकी उस कारावास की, या जुर्माने से, या फिर जुर्माना होगा जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा। यानी 1 मास तक की जेल हो सकती है सादे कारावास की और 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है यदि धारा 5 के खंड 4 व 5 का उल्लंघन करके विवाह किया गया है। 4 और 5 का उल्लंघन में जो है वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है जो है, और दूसरे में सपिंड नातेदारी है, उनका अगर उल्लंघन किया गया है सपिंडा ऑफ ईच अदर और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर विवाह किया जाता है तो वहाँ पर जो वो एक तरीके से अपराध है और उसमें 1 मास तक की सज़ा और 1000 रुपये तक का जुर्माना है, या फिर दोनों एक मास की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो अध्ययन किया है वो धारा 14 के बारे में बात की। विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित न की जाएगी। धारा 15 में बात की हमने कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे। इसी प्रकार से धारा 16 में बात की कि शून्य और शून्य करणीय विवाह के आपत्तियों की धर्मस्थता क्या होगी, जो कि हमने देखा कि वो शून्य और शून्य करणीय विवाह से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं, धर्मज होते हैं। उसी प्रकार धारा 17 में हमने द्विविवाह विवाह के लिए जो दंड था वो उसके बारे में बात की, और धारा 18 में हमने हिंदू विवाह की जो धारा 5 में जो शर्तें बताई गई हैं उन शर्तों के उल्लंघन के लिए क्या क्या दंड के प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है। धन्यवाद।